हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था आपका 11/4/2022 को शिफ्ट 2 में, उसका मैथ्स का पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 या सीएचएसएल एमटीएस या सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं वो सभी ट्रिक्स और वो सभी टैक्टिक्स यूज करूंगा जिससे कि आपको जो क्वेश्चन है वो कम से कम समय में सोल्व हो। आप जानते हैं कि जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं सीजीएल की, तो उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, और वहां पर कम से कम समय यूज करना होता है आपको सोल्व करने का। तो मैंने खुद मेंस 2 बार दिया है और दोनों बार क्वालिफाई किया है, तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है जिससे कि आपका मैं टाइम कम करा सकता हूँ क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आप शुरू से लास्ट तक देखें, सभी ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आपका समय कम से कम समय में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन देखिए, बोला गया है 4x प्लस 2y का क्यूब और ये बराबर है इसके। तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। फ्रेंड्स, इसको आप डिटेल से करके जा सकते हैं, यानी ए क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे आप, इसका भी फॉर्मूला खोलेंगे और देन आप ए और बी की कंपैरिजन कर सकते हैं। पर यहाँ पर आप किस तरह से करेंगे मैं वो बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये इक्वेशन है, इसमें y को 0 पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखिए, y इक्वल 0 पुट करते ही आप जानते हैं ये वाली टर्म 0 और ये वाली टर्म भी 0 और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। बचेगा क्या? ये बचेगा 64x³ प्लस में यहाँ से 64x³ इक्वल, यहाँ से देखिए ये 0 हो गया है तो यहाँ पे बचेगा, इक्वल होगा ये 16ax³ के। बट इट, तो ये हो जाएगा आपका 128x³ इक्वल हो जाएगा आपका 16ax³ के। तो आप जानते हैं x³ से x³ कैंसिल और 16 से 16 × 128, यानी a की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 8 आ चुकी है। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई है। और अब देखिए, आप a की वैल्यू आपके पास 8 आ गई है, पर आप अब y की वैल्यू यानी b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x इक्वल 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर x इक्वल 0 पुट करेंगे देखिए तो यहाँ से b की वैल्यू कैसे निकल आएगी? वो भी 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर x इक्वल 1 पुट करना होगा और y इक्वल भी 1 पुट करना होगा। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस इस तरह से ही होते हैं, ऐसे वाले, जिससे आपका टाइम बच सके। आप इसको फॉर्मूला खोलने जाएंगे बहुत टाइम ले जाएंगे। तो ए की वैल्यू 8 आ चुकी है। आगे करते हैं, बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए x इक्वल 1 पुट कर देंगे, y इक्वल भी 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 6 का क्यूब यानी 216, और ये हो जाएगा 4 - 2 यानी 2 का क्यूब करेंगे तो प्लस 8 इक्वल हो जाएगा 16। और a की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी 8 और x की वैल्यू आपने 1 रखी यहाँ पर पुट की, तो ये आ जाएगा प्लस b। तो यहाँ से इसको सिंपली सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 224 इक्वल 16, 8 प्लस b। 16 से इसे भाग करेंगे आप, हो जाएगा कंप्लीट भाग। 16 का ना 16 और 16 चौका 64, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पर पुट करना है आपको, a की वैल्यू 8 है, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और अंडर करेंगे आप 1/2 करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का आपको पता होगा, ट्रिपलेट होता है, तो ये सीधा 10 लिखता हूँ यहाँ पर 1/2, या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 2 से आप डिवाइड करेंगे 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, आपको ये सब बताने के लिए ऐसे ट्रिक्स और ऐसा जो शॉर्टकट्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम सब कुछ सीखते हैं, पर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम रूम में वो हम प्रैक्टिस के रूप में ही सीख सकते हैं। तो मैं वही प्रैक्टिस कराने के लिए आपको आया हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। देखिए, यहाँ पर तो उसने किलोमीटर में दे दिया है ये दोनों जगह, पर मैक्सिमम टाइम वो बोलता है कि 1/3 भाग, यानी यात्रा का 1/3 भाग, और बोलेगा यात्रा का 1/4 भाग वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो आपको बताना है कि टोटल उसकी औसत चाल कितनी है, ऐसे बोलता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, और इस क्वेश्चन को भी मैं उसी तरीके से सोल्व करूंगा जिससे कि ये फ्रैक्शन वाला भी आप सोल्व कर पाए अच्छे से। तो देखिए, रेशियो है ये, आप जानते हैं, शेष कुछ दे देगा वो कि इतना इतने से चलता है, और 1/4 भाग जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और शेष भाग वो कुछ दे देगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो आप इन तीनों फ्रैक्शन से इतना तो कर सकते हैं कि तीनों डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं।
ओके, तो इस तीनों डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस वो कितनी चाल से चलता है। तो सिंपली देखिए इसको भी करके दिखाता हूँ ऐसे ही। कैसे करेंगे आप, आपको पता है 275 किलोमीटर चल रहा है और ये चल रहा है 315। तो 275 और 315 का आप जब रेशियो बनाएंगे तो कितना होगा, 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 5 छः 30, 5 तिये 15। यहाँ पर आपको ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी रेशियो आपका आ चुका है 55:33। अब ऐसा ही रेशियो आपके पास तब भी होगा जब वो फ्रैक्शन में देगा। ठीक है, अब आपको देखना है ये चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस वाली दूरी को, और इस वाली दूरी को चल रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आप समझते हैं अगर आपको टाइम निकालना है तो दूरी को डिवाइड करना होगा चाल से। तो हमको जो है ना डिस्टेंस कुछ ऐसी बना लेनी होती है जिससे कि हमारा जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए। तो आप फ्रैक्शन में ना आए इसके लिए आप जो डिस्टेंस मानते हैं वो दोनों का एलसीएम यानी एलसीएम मान लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप डिस्टेंस में, जिससे आपका जब डिवाइड करेंगे आप तो फ्रैक्शन में नहीं आएगी वैल्यू। तो आपने 55 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप सिंपली, इनका एलसीएम हो जाएगा 350। तो ये हो गई टोटल डिस्टेंस जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और आगे हो जाएगी आपकी 63 मल्टीप्लाई आप 350 से करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। हमने वो नहीं मानी जो उसने दी थी, हमने तो कुछ और ही मान ली है और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप जानते हैं क्योंकि डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाती है औसत चाल में उस वक्त, इसलिए मैं इसको ये मान लेता हूँ। देखिए अभी ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसको जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे टाइम जो आएगा वो आएगा 55 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ से 70 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 7 पंजे 35 50 और सॉरी 5 आ जाएगा। ये इतना समय लगेगा इसको। टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये है, इसको ऐड करेंगे आप टोटल डिस्टेंस के लिए। देखिए अभी आपको दिख रहा होगा टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 350 मल्टीप्लाई, मैंने देखिए 350 कॉमन लिया और इनको ऐड कर दिया तो 8 और 6 5 11 118, ये टोटल डिस्टेंस हो गई है। टोटल समय कितना है, ये है 55, सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ 7 पंजे 35 का 5 हाथ से लेकर 3 7 पंजे 35 3 38, बिल्कुल सेम कर रहा हूँ जैसा आप करेंगे। 5 तिया 15 का 5 5 6 30 और 1 5 तिया 15 का 5 5 6 30 और 1 31। तो ये आ जाएगी टोटल समय आ जाएगा नीचे 0 और 9 और 1 10 का 0, ये हो जाएगा 700। तो इसको डिवाइड करेंगे आप देखिए इससे कितनी बार हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 से ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 9 18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ना कि और तरीके हो सकते हैं। इस तरह से जाएंगे आप तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा। ओके, आपको ये अप्रोच आनी चाहिए। फ्रैक्शन में भी बता दिया मैंने, अगर सीधा डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में तब भी मैंने बता दिया। आपको जा सकते थे एक बेसिक तरीके से पर उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती, पर इस तरह से जाओगे तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है, वैल्यू पुटिंग का सवाल है, यानी वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। यानी कुछ ऐसा है जैसे एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है। तो साइन 30 की वैल्यू आप रखेंगे और यहाँ पर साइन tan 60 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सीधा रख देता हूँ यहीं पर साइन 30 की वैल्यू 1/2 और मल्टीप्लाई में √3, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 से 4 बार और ये 3 3 की मल्टीप्लाई 4 दिया 12 और माइनस ये हो गया 3 1 होता है ना cos 0 की वैल्यू, और प्लस करेंगे यहाँ से 1/2 √2 होती है cos साइन 45 की वैल्यू तो ये 3/2 हो जाएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू 2 इंटू आप जानते हैं √3/2 होती है तो ये हो जाएगी 3/4। अब देखिए ये हो चुका है 3/2। अब यहाँ से ये कितना हो गया 12 3 12 में से 3 गया तो 9 प्लस और ये 3 3 6 हो जाएगा 6/2 यानी 3 और 9 3 कितना हो गया 12। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, दिया तो ट्रिग्नोमेट्री में था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 है, यदि cos a माइनस बी इक्वल इतना है और sec a इक्वल इतना है तो आपको बताना है कि a जो है वो 0 और 90 के बीच में है। आप 0 नहीं रख सकते 90 नहीं रख सकते, और b भी 0 से 90 के बीच में। फ्रेंड्स आप बस बने रहिए, मैं आपके लिए वो सब ट्रिक्स या फिर वो सब चीजें जो मैं इस्तेमाल करता हूँ या फिर जो एक टॉपर इस्तेमाल करता है वो सब बताने वाला हूँ। मैंने भी सभी लोगों से सीखा है, अभी सभी टीचरों से सीखा है, पर आपके लिए एक अकेला आदमी में आपको सभी टीचरों का जो जहां जहां से सीखा है मैंने वो आपको एक जगह पर मिल जाएगा।
इसलिए ये बेनिफिट होने वाला है आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको बी की वैल्यू बतानी है। आपको यहाँ से देख रहे होंगे कॉस, मान लीजिए आपको ये कोस थीटा है, ए माइनस बी को थीटा मान लीजिए, ये कितने की वैल्यू होती है 30 की, तो यानी ए माइनस बी जो है वो कितने के बराबर होगा, 30 के बराबर होगा ना। और यहाँ से आप देखेंगे सेके की वैल्यू 2 दे रखी है, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा 60 डिग्री, तो ए 60 डिग्री है तो बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे चलिए, इसको तो वर्बली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यह क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर शेषफल समान शेषफल प्राप्त होता है। मेरे पास का कोई क्वेश्चन नहीं है, सब इजी है और हार्ड है, तो सब एसएससी ने पूछे, मेरे पास से कोई क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, तो आप इनको सॉल्व कीजिए। ये बोल रहा है कि इनको विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, रियल में इसका एचसीएफ ही निकालना होता है आपको, एचसीएफ का कोई एक फैक्टर, एचसीएफ निकालना होता है इसका सिंपली। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ, मान लीजिए अगर हमारे लिए समान शेषफल बचना है तो मान लीजिए वो एक्स शेषफल बचता है और यहाँ से भी एक्स शेषफल बचता है, मैंने वो घटा दिया, और 156, तो ये भी इसमें से मैंने एक्स शेषफल घटा दिया। तो अब ये संख्याएं तो ऐसी होनी चाहिए ना जो किसी न किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो अब पूर्णतः विभाजित किससे होंगे आप जानते हैं, इनका एचसीएफ जो होगा उसी से पूर्णतः विभाजित होंगी तीनों। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप जानते हैं कि इनका डिफरेंस करना होता है, डिफरेंस ही क्या होता है, उनका एचसीएफ होता है, या तो डिफरेंस होता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। हमको देखना होता है कि वो डिफरेंस है या डिफरेंस का फैक्टर है एचसीएफ। तो देखिए इनका आप जो डिफरेंस निकालेंगे कितना जाएगा, ये हो जाएगा 16, और यहाँ पर करेंगे तो आप ये हो जाएगा 32, यानी एक डिफरेंस आ रहा है 16 और एक आ रहा है 32। तो आप जानते हैं एचसीएफ क्या होगा, 16 हो जाएगा ना, जो कम से कम डिफरेंस होता है वो होता है आपका एचसीएफ या उसका फैक्टर होता है एचसीएफ। तो आपको 16 दिया है ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा 3। ओके, तो इस तरह से अगर कभी पूछा जाता है कि सीधा या तो ये बताए कि समान शेषफल बचता है, समान शेषफल प्राप्त होता है, तो आप सीधा उनका एचसीएफ ही निकालिए। वो दूसरे मीनिंग में एचसीएफ ही पूछना चाह रहा है। मैंने अभी आपको समझा दिया अच्छे से, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही आराम से कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिजिट्स दिख नहीं रही है अच्छे से, आपको विजिबल नहीं होंगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए 180 से कम दैनिक परिश्रम करने वाले श्रमिकों की संख्या और रुपए 190 से अधिक दैनिक परिश्रम करने वाले श्रमिकों की संख्या की कितने प्रतिशत है ये बताना है। तो बहुत ही आराम से निकाल लेंगे इसको, पर इस वक्त विजिबल नहीं है क्वेश्चन, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% की बढ़ोतरी और 10% की क्या करता है, कमी करता है। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना करनी है। आप जानते हैं जहां पर आपको ये देखना होता है कि कितनी डायमेंशंस का यूज हो रहा है, आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती। जब इस तरह से रेशियो में या फिर परसेंटेज में देता है तो आप जानते हैं 8% की वृद्धि हुई है। तो अगर चौड़ाई कितनी हुई है, लंबाई 8% की वृद्धि हुई है, यानी 25 से कितना हो गया, 27 हो गया। 8% का आप फ्रैक्शन निकालते तो ये आता है 2/25। ठीक है, इसको मैंने लिखा कि 2 की वृद्धि हो गई तो 25 2 27 हो गया, 25 से कितना हो गया, 27 हो गई आपकी लंबाई, और आपकी जो चौड़ाई है वो 10% कम हुई है, यानी 10 से कितनी हो गई, 9। अब पहले 25 थी लंबाई और पहले जो चौड़ाई थी वो 10 थी, और बाद में 27 लंबाई हो गई है, 9 चौड़ाई हो गई है। तो आपको देखना क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है। तो आप जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो ये कितना हो गया 250, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 27 में, 9 से 43 का 3 6 9 दूनी 18 6 24, तो कितनी हो गई है 243। कितनी कम हो गई है, 7 कम हो गई, कितने पर, 250। ठीक है ना, 7 कम हो गई 250 पर, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो 25 चौका 100 और 25 से 10 बार, 7 चौक 28, तो 2.8% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप इस तरह से ही सोल्व करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो इसको इस तरह से सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फिर से डीआई का है, क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है कि 14 से 17 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात 2015 से 18 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए डीआई के क्वेश्चंस आप एक बार में चाहते जाते भी कर सकते हैं अगर आपको आसान लगता है तो, अदरवाइज आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है तो छोड़ के आइए और बाद में सोल्व करना चाहिए।
मॉक टेस्ट में आपको बाकी में ही बाद में सॉल्व करना चाहिए, या रियल जो एग्जाम है उसमें भी। इससे आपका टाइम बचता है और कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास में डाटा पहले से ही होता है, आप एक कॉर्नर में उसको सोल्व करते हैं डीआई को। तो ये बोल रहा है कि 2014 से 17 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात। तो बी प्रकार की कारें 14 से 17 तक, बी प्रकार की रेड वाली है, 14 से 17 तक जाना है यहाँ तक, तो ऐड करेंगे 225 और ये हो जाएगा 475, 675, और 675 में यहाँ पर ऐड करेंगे आप ये हो जाएगा 950, कितना हो गया 950। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 2015 से 18 में ए प्रकार की कुल निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है। 2015 से 18 तक लगाएंगे ए को, 15 से 18 तक ए को, कितना हो जाएगा 150, और यहाँ से हो जाएगा ये 200 और 300 400 425 425, और ये 600 300 900, तो ये 900 है, और 900 से कितना अधिक है, 900 से कितना अधिक है, ये 50 अधिक है। मल्टीप्लाई कीजिए 100 से परसेंटेज में बदलने के लिए, ये हो गया। आप सिंपली इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे आराम से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 9 से भाग करेंगे तो 9 पंजे 45, और आगे आ जाएगा आपका 5.6, राइट आंसर हो जाएगा 5.6%। आपको देखने की जरूरत नहीं है, पूरा कैलकुलेट करके अगर आ गया आंसर तो चलिए आगे बढ़िए। ये बोला है कि किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। तो अभी आपने बी प्रकार की कारें 14 से लेकर 17 तक आपने काउंट मतलब ऐड किया था उनको, तो कितनी आई थी वो 950, और अब इसको और ऐड कर लीजिए 325, तो कितना हो जाएगा 1275, 1275 का आप औसत निकालना है, तो कितनी है ये 2 4 5, 5 दूनी 10 औसत हो जाएगा, 5 से भाग करके क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, यानी 255 आ गया आपका औसत। कितना आ गया 255। तो बोल रहा है कि 255 से ये बोल रहा है कि किस वर्ष ए प्रकार की कारों का निर्यात जो है वो बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था, यानी 200 मिलियन था। किस वर्ष था ए का 200 मिलियन 2014 में था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो सभी फ्रेंड्स को बुलाइए, और साथ में यहाँ पर लाइव आप पढ़ सकते हैं। आप क्वेश्चन भी मेरे को सेंड कर सकते हैं, मेरा नंबर देखिए, इस पर आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं उनको भी वीडियो में सोल्यूशन करा सकता हूँ। 90 और 84 80 45 34 9084804534, तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं या मेरे को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। आप जो भी क्वेश्चन होगा आपका सॉल्यूशन मैं दूंगा। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें एक चीज होती है, या एक बोला जाए तो आपको याद करने वाली चीज होती है कि आप याद करके रखें। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, और इसकी साइड आपको बनाना होता है। फॉर्मूला आप जानते होंगे, देखिए मैं बता देता हूँ पूरा। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, परिधि कितनी होती है 3a हो जाएगी, ठीक है, और इसका एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, यही होता है ना। और हाइट क्या होती है इसकी √3/2, सॉरी, हाइट होती है इसकी √3/2 ए, यही होती है ना। अब देखिए ये सब आपको मैंने बता दिया है। अब इसमें आपको एक रेशियो बनाना होता है जिससे आपका फायदा हो जाए। इन दो को आप याद रखना चाहिए अच्छे से कि हाइट और इसका वो क्या होगा। और एक इन रेडियस होती है, इन रेडियस क्या होती है इसकी a/2√3, और जो रेडियस होती है वो होती है वो बोलते हैं ना बाह्य बाह्य त्रिज्या, या फिर बोला जाए तो एक्सटीरियर क्या बोलते हैं सरकम, सरकम रेडियस जिसको बोलते हैं, सरकम रेडियस वो हो जाएगी a/√3। तो ये सब का रेशियो आपको एक साथ बनाना होता है। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए, अगर मान लीजिए ए के यानी जो ट्राइंगल है उसकी साइड a बराबर 2 है, तो आपका जो एरिया होगा वो सीधा √3 टाइम्स होगा। क्या होगा √3 होगा। या बोला जाए तो एरिया में आप सीधा 2 से कंपैरिजन करेंगे कितने टाइम्स है भुजा, फिर एरिया पूछा है तो उतने टाइम्स का स्क्वायर करके यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकाल देंगे। एरिया में आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर आता है, तो सीधा यहाँ पर भुजा रखें। और यहाँ पर देखिए आप हाइट रखेंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, हो जाएगी √3। इन रेडियस की बात करेंगे आप तो वो कितनी होने वाली है
इन रेडियस की बात करेंगे तो आप वो हो जाएगी 1/√3। सीधा भुजा लगाइए यहाँ पर, भुजा जो भी है उसकी यानी उसकी साइड जो भी है उसको 1/√3 कर दीजिए तो इन रेडियस आ जाएगी। और आपको चाहिए क्या सरकम रेडियस, आपको सरकम रेडियस चाहिए तो वो हो जाएगी आपकी, यहाँ पर आप 2 लगाएंगे तो 2/√3। ठीक है, तो इस तरह से ये रेशियो बनाकर आपको याद होनी चाहिए सीधे यहाँ से, ये याद रखेंगे आप तो सीधा आंसर कर देंगे। देखिए अगर मैंने बोला था कि अगर साइड 2 है तो उसकी क्या पूछा है, भुजा पूछा है ना, तो भुजा कितनी हो जाएगी, हाइट जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई पूछी है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2√3। और 2 से ये 4 टाइम है ना, 4 टाइम, तो 4 से मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा हाइट में तो 4√3 हाइट हो जाएगी। गॉट इट। इस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको ये कैसे यूज करना है, तीनों चीजें, सभी चीजों का रेशियो। अगर आपसे एरिया पूछता तो कितना हो जाता, देखिए ये 2 से कितने टाइम्स है, 4 टाइम है ना इसकी भुजा, तो एरिया पूछता तो कितना हो जाता 4 चौक 16, यानी 4 टाइम है तो 16√3। आप जानते हैं एरिया कितना होता है, √3 होता है, तो 16√3। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को मैं समझा पाया हूँ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन बोल रहा है कि विधि पर खर्च किया गया व्यय बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय से कितना रुपए अधिक है, कितने रुपए अधिक है ये पूछा। तो ये विविध है, विविध यानी मिसलिनियस, जो मिसलिनियस है उस पर 75 डिग्री खर्च कर रहा है, कितना 75 डिग्री, और चाइल्ड एजुकेशन पर 70 डिग्री, तो कितना डिग्री अधिक खर्च कर रहा है 5 डिग्री। 360 डिग्री की आपको वैल्यू दी है, 360 डिग्री की आपको वैल्यू दी है कितनी, वो दी है 1,08,000, यही दी है ना। 5 डिग्री की वैल्यू बतानी है तो 5 से गुणा कर दीजिए। अब इसको करेंगे आप, ये हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, 18 छंग 108, और 20 से आप इसको 5 चौक 20, और 4 से इसको भाग करेंगे 4 4 4 5 20, यानी 1500 राइट आंसर हो जाएगा। आपको जीरो की टेंशन नहीं लेनी, जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं एसएससी का तो जीरो की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर जीरो पर बेस्ड है क्वेश्चन कि जीरो थोड़ा आगे पीछे कर रखे तब आपको जीरो की टेंशन लेनी है, अदरवाइज तो आप अंकों पर गुणा कीजिए केवल। समझ रहे हैं ना मेरी बात, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम बचाना है। किसी वस्तु को रुपए 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतने में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। हो सकता है कभी कभी बराबर बोलता है, कभी बोलता है कि 3/4 है या 1/2 है, तो आपको तब भी टेंशन नहीं लेनी। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना। आपसे बोला गया है कि 832 पर बेचता है तो उसको लाभ होता है, ठीक है, 832 पर बेचता है तो उसको क्या होता है, लाभ होता है, और 448 पर बेचता है तो उसको हानि हो जाती है। वो बोल रहा है कि दोनों बार, देखिए ये हानि के बाद है और ये लाभ के बाद है, और ये बीच में क्या होगा, उसका क्रय मूल्य होगा। तो बोल रहा है कि एक यानी 1 गुना उसको लाभ हो रहा है और 1 ही गुना उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो समझ रहे हो ना, 1 गुना उसको लाभ हो रहा है यानी बराबर ही लाभ हो रहा है, बराबर ही हानि हो रही है। तो इनके जो भी डिफरेंस होगा उसको अगर आप बांट देंगे, आधा आधा कर देंगे, और उसको बांटने के बाद आप किसी में भी जोड़ेंगे, यानी इसमें जोड़ देंगे और इसमें से आप घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर वो बोलता है कि 3/4 है, यानी 3 जो है लाभ हो रहा है और 4 क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो आप जो भी इनका डिफरेंस होगा उसको 3 और 4 में बांटेंगे, और 4 वाली जो वैल्यू आएगी वो इसमें ऐड कर देंगे ताकि आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, और 3 वाली जो वैल्यू होगी वो 3 यूनिट की वैल्यू इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। सिंपली यही कहना है ना। तो अब इसका डिफरेंस कीजिए, आप डिफरेंस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, आपको समझ आ गया होगा। तो डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 8 4, और यहाँ से 12 4 8, और ये हो गया आपका 7 7 4 3, यानी 384 उनका डिफरेंस आ रहा है। तो इसको आधा कीजिए और क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो आधा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 192, 192 आप इसमें ऐड कर दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना होगा, 9 4 13 और 1 14, और 4 और 1 5, ये हो जाएगा 640। क्या आ गया क्रय मूल्य, 640 आ गया। पर वो कह रहा है 10% की हानि पर बेचे जाए तो आपको उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो ये अगर 10 की वैल्यू है तो आपको 9 की वैल्यू बतानी है। सिंपल फ्रैक्शन आप जानते हैं, 1/10 होता है 10% का, 1 की हानि हो गई तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 9, और क्रय मूल्य क्या उसका 10। तो विक्रय मूल्य ही हमें बताना था, यानी 9 की वैल्यू हमें बतानी थी। 1 0 से 1 0 खत्म, 9 चौक 36, 6 इसी ऑप्शन में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप ऐसे ही बने रहिए, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन है, कुछ लोग तो देखकर ही हो सकता है खत्म हो जाए या फिर थोड़ी देर सोचें कि क्या आंसर आएगा।
पर मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर सकता हूँ कुछ ही सेकेंड्स में। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहला जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ। इसमें आप बी को जीरो रख दीजिए और ए को जीरो रख दीजिए। रख कर देखते हैं, देखिए बी को और सी को। तो बी को जीरो रखेंगे खत्म, सी को और बी को जो जीरो रखेंगे पूरी टर्म खत्म। यहाँ से आपका ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा माइनस ए का 6 और यहाँ से ए का 6। तो ये तो जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू फिटिंग काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पर वैल्यू फिटिंग खत्म। बहुत सारे लोग वैल्यू फिटिंग नहीं करते ना सबसे पहले, तो मैंने वो वही काम कर दिया। ऊपर जीरो आ रहा है, नीचे नीचे से करोगे आप तब भी जीरो आएगा, देखो और सी। और नीचे जीरो आपका आना नहीं चाहिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो। आप यहाँ से करेंगे फिर से जीरो, तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। ये वैल्यू फिटिंग का रूल है कि अगर आप वैल्यू फिट कर रहे हैं तो नीचे जीरो ना बने, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगी। अब आपको सिंपली इसको सोल्व करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? सोल्व करना आना चाहिए। तो आप यहाँ पर आराम से देख रहे होंगे ये 64 जो लिखा है इसका मीनिंग अंदर जाके ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, यानी 4 का क्यूब लिख रखा है तो 4 यहाँ पर हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 16 सी हो जाएगा। अब आपको पता होगा अगर a प्लस बी प्लस सी अगर ये बराबर जीरो है तो तो इसकी जो वैल्यू होती है यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 3abc। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज होगा। अभी आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर, देखिए ये प्लस का है और यहाँ पर ये माइनस का। अगर आप प्लस करते हैं, देखिए मैंने क्यूब हटा दिया, खाली प्लस करेंगे आप तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से, और ये माइनस का 4b स्क्वायर, यहाँ से 4b स्क्वायर और ये 16c स्क्वायर और ये 16c स्क्वायर, यानी जोड़ोगे तो आप जीरो आएगा। तो जीरो आएगा तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसकी वैल्यू 3abc के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 3abc के। तो आप यहाँ पर रखेंगे 3 इंटू में ये पूरा लिख देंगे आप ए स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस का 16c स्क्वायर। देखिए मैंने ये अंदर कर दिया है 4 और इंटू में आएगा ये 16c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे से भी यही सेम फॉर्मूला आएगा, तो ये नीचे से भी आएगा 3 a माइनस 2b और a और ये 2b माइनस का 4c, फिर आ जाएगा आपका 4c माइनस का a, ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला है, तो ऊपर जो टर्म बचेंगी, नीचे माइनस की टर्म है तीनों, तो ऊपर प्लस प्लस की टर्म बचेंगी। प्लस प्लस की टर्म आप देखेंगे सीधा कहाँ पर है, एक तो ये है और एक ये है, और यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है। आपको देखना होगा, देखिए यहाँ से 2 निकाल लिया तो ये 2 यहाँ वाला बाहर आ गया, बचेगा तो सिर्फ ये ना ए स्क्वायर ए माइनस और ए प्लस 4b और यहाँ से बचेगा यहाँ से बचेगा ये यहाँ से बचेगा a माइनस 2b क्योंकि होल स्क्वायर बनाएंगे आप, तो यहाँ पर बचेगा 2b माइनस का 4c। तो ये जो प्लस का बचेगा तो इसको जो ना 2 यहाँ निकाल लिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर वैल्यू फिटिंग नहीं चलने वाली, आपको सीधा आंसर करना होगा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, तो ये होता है वो इक्वल होता है 3abc के अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है। अगर ये नहीं पता तो इस क्वेश्चन को लेकर बैठे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों का रन रेट इतना है, 272 रन तक के लक्ष्य पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए। अब रन रेट बोला है, रन क्या होता है, एक ओवर में कितने रन बनाए यानी औसत ही होता है, तो 10 ओवरों में 72 रन बनाए हैं तो कितने बना लिए तो टोटल, और औसत जो उसका 7.2 है या रन रेट 7.2 है, तो टोटल रन कितने बना लिए 72। तो अभी 272 का लक्ष्य है तो उसको 200 और बनाने हैं, अभी कितने ओवर में बनाने हैं 40 में, तो 4 पंजे 20, तो कितने रन रेट चाहिए उसको, 5 का रन रेट चाहिए। क्रिकेट देखते होंगे तो आपको बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 16, एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, मान लीजिए ये खंबा है, ये एक खंबा है, बोल रहा है कि एक मीनार है जमीन पर एक इस प्रकार से है कि खंबे के शीर्ष से मीनार के उन्नयन का कोण, खंबे का ये शीर्ष है, इससे मीनार का जो शीर्ष है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है, और मीनार के तल का जो शीर्ष से मीनार का तल है उसका अवनमन कोण वो 30 डिग्री है। देखिए अवनमन कोण ये होता है 30 डिग्री, और आप जानते हैं जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा।
उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर ही होते हैं। तो ये 30 डिग्री हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। अब आपको पूरा टैन वैन लगा के सोल्व करने नहीं बैठ जाना इसको। और बोला है मीनार की ऊंचाई जो वो कितनी है, 76 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ से आप ट्राई करेंगे, एक पता है क्या होता है, लंबटे आधार होता है ना 10, तो सामने वाले लंब अपन आधार होता है, तो 10 30 की वैल्यू क्या आने वाली है, 1/√3। तो आप इसको 1 यूनिट मान लीजिए और इसको √3 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर लगाइए 1060। तो आप इसको 1060 की वैल्यू होती है √3, तो इसको आप √3 मानेंगे पर इसको 1 मानेंगे। पर ये बोला है कि √3 है, ये 1 नहीं है। तो 1 नहीं है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, √3 हो गई। तो इस वाले √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो इस वाले √3 में आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया होगा 3 ये है और 1 ये है। देखिए तो 4 की वैल्यू कितनी है, 76। 76 किसकी वैल्यू है, 4 की। तो आपसे क्या पूछा है, खंबे की ऊंचाई यानी 1 की वैल्यू पूछी है। तो 1976 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17, 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित नहीं है। क्वेश्चन बहुत छोटा है पर सॉल्यूशन आपको चौंका देगा, या फिर हर किसी से नहीं हो पाएगा, कुछ ही लोग करेंगे इसको सोल्व। तो आपसे बोला गया है कि दोनों से विभाजित नहीं है ये संख्या बतानी है, विभाजित है वो नहीं, जो नहीं है वो बताना। तो आप जानते हैं आप टोटल संख्याओं में से जो टोटल संख्याएं हैं उसमें से विभाजित जो है उनको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, विभाजित नहीं है। तो हमको निकालना है कि 3 और 7 से कितनी संख्या विभाजित है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। 500 से आपको 650 के बीच में बताना है, किसके, 500 से 650 के बीच। तो आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे और इससे नेक्स्ट यानी आगे वाली संख्या ऐसी निकालेंगे जो 3 से विभाजित हो। तो 3 से इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 गुना 3 और 20, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, यानी 501 जो होगी ना वो 3 से विभाजित होगी। एक शेषफल बच रहा है ना, तो वो। और यहाँ से आप देखिए जो शेषफल बचेगा उसको आप घटा देंगे जिससे 3 से विभाजित संख्या आपकी मिल जाए 650 से छोटी। तो यहाँ से 3 दूनी 6 करेंगे आप और 3 गुना 3, 3 छक 18, यानी 2 शेषफल बच रहा है यहाँ से। तो आप यहाँ से 2 घटा देंगे, 648 3 से विभाजित होगी। अब आपके पास में ये 501 से 648 तक की संख्याएं हैं जो इनके बीच में, यानी फर्स्ट संख्या जो 501 है और लास्ट संख्या 648 है जो 3 से विभाजित है। तो आपको निकालना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो आपको क्या करना होता है निकालने के लिए, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर लिखते हैं आप 2, 4, 6, 8 और 10 लिखते हैं, आप बताएंगे यहाँ से 2 से कितनी संख्या विभाजित है, 1 2 3 4 5, पांचों विभाजित है। आप कैसे कैलकुलेट करा, सामने दिख रहा है। पर अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो आप कैसे करेंगे, देखिए इसको इन सभी को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा 1 2 3 और 4 और 5 आ गया। तो अभी आपको दिख रहा होगा तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो ये नंबर आए हैं उसमें अगर आप जो लास्ट में 5 आया, ये लास्ट संख्या ना, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इससे आगे आने वाली संख्या को, तो ये संख्याएं कितनी है वो आ जाता है ना। तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 5 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 ये संख्याएं हो जाएंगी। चलिए अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो एक दूसरा तरीका देखिए, इस तरह से समझाता हूँ आपको, इसी में लगाएंगे। देखिए अभी आपको अच्छे से फिर समझ आ जाएगा, फिर आप इसी को यूज करेंगे। मान लीजिए मैंने 2 भी हटा दिया, यहाँ से 4 भी हटा दिया, यहाँ पर करा मैंने 12 और 14। ठीक है, ये संख्याएं हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि 2 से डिविजिबल कितनी संख्या है, यानी फर्स्ट संख्या जो 6 है और लास्ट संख्या 14 है, तो आप यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, इसको लिखेंगे 3 4 और 5 और 6 और यहाँ पर 7। मैं इनको हटा भी दूं पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इन बीच वाली संख्या। अभी आपको पता चलेगा कि कितनी संख्याएं जो 2 से विभाजित थी। तो ये लास्ट संख्या क्या है 7, 7 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो 3 के पहले आएगा नंबर। 3 के पहले क्या आएगा, यहाँ पर 2 आना चाहिए ना, यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 2। तो 2 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना। तो संख्याएं कितनी है रियल में, 1 2 3 4 5, 5 है। अभी समझ आ गया होगा कि क्यों ऐसा होता है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो है वो सारी संख्याएं वो सीक्वेंस में लग जाती है, यानी नेचुरल नंबर्स के सीक्वेंस में वो लग जाती हैं। तो हम उनमें से आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उससे अगली वाली संख्या। तो हमें पता चल जाता है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हैं, या 3 से या 5 से, जिससे भी हो आप निकाल रहे हैं।
तो ये आपको समझ आ गई होगी इतनी बात। तो यहाँ से देखिए आपको मिला 3 से विभाजित करने के बाद 167, आगे आएगा जो 3 से विभाजित होगी संख्या वो मल्टीपल होगा 168 का, ठीक है, 168 गुणा 3 होगा। तो ऐसे ही ये संख्याएं अरेंज करी गई हैं एक सीरीज में। तो इसमें से हमको निकालना है कितनी संख्या 3 से विभाजित है। तो आप इससे पहले आने वाली संख्या क्या होगी 166, 166 को आप 216 में से घटा दीजिए, आपको 3 से विभाजित संख्याएं मिल जाएंगी। तो कितना आएगा 0, 11 में से 6 गया तो 5, यानी 50 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब निकालेंगे आप 7 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। 7 से विभाजित संख्याओं के लिए देखिए 3 से विभाजित थी 50 संख्या, अब 7 से विभाजित कितनी संख्या है ये बताना है आपको। तो फिर से आप यही काम कीजिए, 7 से विभाजित कीजिए 550 को 7 से डिवाइड कीजिए, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपको उसको देखिए ऐसे करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, 7 चला गया, फिर 10 आ रहा है। तो यहाँ से आपको एक नेक्स्ट बार पहाड़ा पढ़ लेना, पीछे नहीं, एक नेक्स्ट बार। तो 7 दूनी 14, 14 आगे जा रहा है ना, तो 7 दूनी 14 बार पढ़ लेना। तो कितना ज्यादा पढ़ लिया आपने, 4 ज्यादा, तो 504 जो होगी ना वो होगी पहली संख्या जो 7 से विभाजित, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो रिमाइंडर बचेगा उसको घटा देंगे, तो कितना रिमाइंडर बच रहा है यहाँ से 7 ने 63, और आगे 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 6 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 644 जो होगी वो 7 से विभाजित हो जाएगी। तो आप यहाँ से आराम से निकालेंगे 7 से विभाजित कितनी संख्या है 71, आप इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित है, ठीक है। अब आपको ये देखना होगा, देखिए 3 और 7 से जब आप निकाल लेते विभाजित तो कुछ संख्या ऐसी भी होंगी जो 3 से भी होंगी 7 से भी होंगी, वो इनमें ही कहीं ना कहीं काउंट हो गई है। तो आपको 21 से विभाजित संख्या जितनी है उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से। तो आप 21 से विभाजित संख्या निकालेंगे 500 और 650 के बीच में कितनी है, तो करेंगे इसको 21 से, देखिए आप 500 को डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी 42 के बाद 80 हो जाएगा, 21 चौक 84। मैंने एक नेक्स्ट टाइम पढ़ लेता हूँ तो जिससे मुझे सीधा 500 से बड़ा नंबर मिल जाता है जो 21 से विभाजित हो। तो कितना होगा 500, 4 होगा ना जो 21 से विभाजित होगा, पर मेरे हिसाब से तो मैंने 21 से डिवाइड किया तो 24 आया, 504 होगा। अब 650 में करेंगे तो 21 दिया 63, 63 के बाद 20 बच रहा, तो यानी 630 ही होगा जो आपका डिविजिबल होगा 21 से। तो यहाँ पर कितनी संख्या आ जाएंगी 30, मैंने 21 से भाग करा तो 630 हो गया, और यहाँ 21 से भाग करा तो 504 आया, और 21 से भाग करने के बाद 504 को मिलता है आपको क्वेश्चन 24, और 21 से 63 को तो 30। तो अब कितनी संख्या आ जाएंगी 30 से विभाजित है, इसमें से मैं इससे आगे आने वाली संख्या यानी 23 को घटा दूं तो कितनी संख्या आ गई 7 संख्या। 7 संख्याएं ऐसी हैं जो आपके 21 से विभाजित है। तो आप देखिए यहाँ से 50 और 21 को जोड़ेंगे आप तो 71 हो जाएगा, 71 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और आपका 7 से विभाजित है। कितनी संख्या है 64, ठीक है। तो अब आपको टोटल संख्या निकालनी थी जो 3 और 7 से विभाजित नहीं है। तो 3 और 7 से विभाजित कितनी संख्याएं नहीं होंगी, ये टोटल संख्याएं कितनी है 500 से लेकर 650 तक। अगर इनमें भी ये निकालना टोटल संख्या कितनी है तो इससे अगले वाले से आप एक घटा देंगे, यानी 499 को घटाएंगे आप 650 में तो कितनी हो जाएंगी संख्याएं 151 टोटल संख्याएं हैं, जिसमें से 64 जो है वो 3 और 7 से विभाजित है। तो नहीं वाली कितनी है 11 में से 4 गया 7, और यहाँ 14 में से 6 गया 8, 87 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 7 से विभाजित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आशा करता हूँ यही इसका शॉर्ट से शॉर्ट तरीका है और कोई तरीका नहीं है, जिसको आप जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी करेंगे। समझाने में टाइम लगा पर आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना है और 5 वर्षों में मिश्रधन कितना प्राप्त होता है। ब्याज की दर बतानी है, बहुत ही सिंपल है। आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी हर एक ईयर में वो सेम रेशियो में इंक्रीज होता है, यानी अगर मान लीजिए 10% की दर थी तो 10 से 11 होगा आपका अमाउंट सीधा, और फिर अगले साल भी बात करेंगे तो वो 10 से 11 होगा, यानी सेम कंसेक्यूटिव रेशियो में वो बढ़ता रहता है। तो 10 से 11 10 से 11 होता रहेगा ऐसे ही। तो आपको जो मिलता है वो यानी जो आपको एक साल की दर मिलती है वो एक फ्रैक्शन से मिलती है ना, एक बार के फ्रैक्शन से, यानी 10 से 11 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है कितने पर 10 पर, तो ये दर मिल जाती है आपको। जबकि 2 साल में निकालेंगे आप तो 2 साल में सीधा दर निकालना चाहते हैं तो इस रेशियो से निकाल सकते हैं आप।
और आपको 1 साल का दर निकालना होता है। अब यहाँ पर बात करें, मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया आपका 1 साल पहले, यानी 2 साल पहले जो प्रिंसिपल था वो नीचे प्रिंसिपल है, ऊपर वो अमाउंट है 2 साल के बाद। अगर इसी रेशियो को मैं अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 बार का रेशियो बन जाएगा। यानी ऊपर जो होगा वो सीधा होगा 3 साल के बाद का अमाउंट, और नीचे जो होगा 3 साल का क्या होगा, 3 साल पहले का प्रिंसिपल। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए अच्छे से। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको पता है, देखिए गैप दिया है 2 साल का, यानी 3 वर्ष पहले मिश्रधन इतना था, 5 वर्ष के बाद इतना था। आप जानते हैं हर एक साल जो होता है वो पिछले साल के लिए, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। पिछले वर्ष का जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल का काम करते हैं अगले वर्ष को ब्याज लगाने के लिए। आप जानते हैं हर ईयर 10 से 11 होना है, तो पिछला क्या होगा, प्रिंसिपल का काम करेगा और आगे अमाउंट का काम करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, भले ही आपको 3 वर्ष के बाद का मिश्रधन दिया है, पर 5 वर्ष के बाद का क्या दिया है आपको, मिश्रधन दिया है, तो इसमें 780 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष यानी 5 वर्ष था उससे 2 साल पहले के लिए प्रिंसिपल, और ऊपर ये आ गया क्या, मिश्रधन। ठीक है, तो आप यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं कि 2 साल में किस रेशियो से बढ़ा है, किस रेशियो से बढ़ा है, उससे आप आंसर भी निकाल लेंगे आराम से। तो इसको आप भाग करेंगे, 13×6 = 78, 00, 13 से भाग और आए, इसको देखते हैं, 13×8 = 104, और यहाँ से हो जाएगा 13×6 = 78 और 13×4 = 52, तो 864 ऊपर आ गया। 6 से भाग करते हैं इसको, 6 0 और 6 × 6 और 6 × 24 और 6 × 24, तो कितना आ गया, देखिए रेशियो जो आया है वो आपका है 144/100, यानी 2 साल में जो बढ़ रहा है वो 100 से सीधा 144 बढ़ रहा है। तो 2 साल में बढ़ता है ना ऐसा, और अगर आपको 1 साल का बताना है तो क्या करेंगे आप, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/10, यानी 1 साल का रेशियो आता है 10 से 12 हो जा रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 10 पर बढ़ रहा है कितना, 2, परसेंटेज में निकालना है तो 100, 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 20 क्वेश्चन आपका 20 बोल रहा है कि 23 मीटर लंबा खंभा एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से इतने मीटर ऊपर स्थित है तक पहुंचाती है, तक पहुंचता है, खंभे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरी ओर इतने मीटर ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचाने के लिए घुमाया जाता है। सड़क की चौड़ाई कितनी है ये बताना। तो आपको बोला गया कि एक तो खिड़की है वो है इतनी, यानी 3√5 मीटर ऊंचाई पर, और एक है वो 4√15 ऊंचाई पर एक खिड़की है जमीन से, तो जमीन है ना। अब ये है 4√15 मीटर ऊंचे पर एक खंबा है वो रास्ते में कहीं पर यहाँ पर है। बोला है कि खंबे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए, एक बार तो उसने इधर को लगाया इसको, ये कितना था, ये कितना था आपका, ये था, वीडियो थोड़ी प्रॉब्लम है। ये आपका खंबा जो था वो 23 मीटर लंबा था ना, और इधर को भी जाएगा तो भी ये खंबा तो सेम ही रहेगा, 23 मीटर लंबा है। अब उसको इधर पलट दिया, तो आपको सड़क की चौड़ाई बतानी है, तो आप यहाँ से आराम से निकालेंगे। ये एक वही है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आराम से निकाल लेंगे यहाँ से, 3 3 9 5 45, 45 माइनस करेंगे आप 23 के स्क्वायर में से, कितना होता है 23 का स्क्वायर, 529, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आया 4, और 12 में से 4 गए तो 8, 484, यानी ये कितनी आ गई है 22 मीटर। और इसकी वैल्यू भी आप निकाल लेंगे आराम से यहाँ से, 529 में से आपको घटाना होगा 416, 16 पंजे 80 का 0, 8 16 का 16 8 24, यानी 240। आप 529 में से 240 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 9 और 8, और यहाँ से आ जाएगा ये 200, 289, यानी कितना होता है 17। तो ये साइड आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की 17, और यहाँ से यहाँ तक की 22। अब इसको जोड़ेंगे आप, 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सड़क कितने मीटर चौड़ी थी, 39 मीटर चौड़ी थी। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, सॉल्व कीजिए इसको। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, पर आपको फिगर हाथों हाथ बनाते रहना। केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवा PR और QS आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु T पर मिलती है। देखिए ये बोला है आपसे, ये है आपका O केंद्र वाला, और इसमें आपकी जो जीवा है PQ और QS वो आगे जाने पर T पर मिलती है। तो यहाँ पर ये PR है और QS है, ठीक है। और आगे बोला है कि PQ वृत्त का व्यास है, चलिए इसको हम व्यास ही बना देते हैं, यानी हम सेंटर को इस पर रख देते हैं, वो यहाँ पर है। अब बोला है कि ROS, बोला है कि ROS यानी ये वाला जो एंगल है
42 डिग्री है, कितना है 42 डिग्री। तो आपसे पी टी क्यू का माप पूछा है, पी टी क्यू ये वाला एंगल, बहुत बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन, आपको सीधा याद हो जाएगा यहाँ से अच्छे से, आपको कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ से हमें अभी एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ को, अभी आपको दिख रहा है ये क्या है, डायमीटर है इसका, तो ये 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री होगा ना, ये वाला 90 डिग्री है। पर अभी इसके द्वारा देखिए केंद्र पर बना कोण कितना है 42, ये दिख रहा है यहाँ से, यानी आर ओ, तो इधर बना देते हैं आर ओ एस ओ 42 डिग्री है, और आर के द्वारा ही परिधि पर बना कोण है आर क्यू एस, ये कितना हो जाएगा 21 डिग्री, ये 21 डिग्री है ना। और ये आपको बताया अभी 90 डिग्री, ये इधर से 90 तो इधर से भी 90, तो ये 21 है, तो आपको ये बताना है 21 90 है, तो ये कितना आप 180 में से 90 और 2 111 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा 69 डिग्री। ठीक है, आगे चलिए, इसको क्वेश्चन को ऐसे ही कीजिए, और बार बार पूछा जाता है, इसको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 40% चांदी है, 30% तांबा है, 30% निकेल है, 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्रित धातु में 50% चांदी हो जाए। क्या बोल रहा है बढ़ाने को, चांदी को बढ़ा रहा है, हमको ये देखना होता है किसको बढ़ा रहा है, बाकी चीजें तांबा और निकिल भी है इसमें, और तांबा और निकिल को वो कोई इफेक्ट नहीं डाला उसमें, ऐसे ही रहने दे, यानी अगर 40% चांदी है तो तांबा और निकिल को एक साथ देखा जाए तो वो 60%। बाद में बोल रहा है कि मिश्र धातु में चांदी 50% हो जाए और बाकी दोनों धातुएं जो भी 50% रह जाए। ठीक है, यही तो कहना है। तो बोल रहा है कि 25 किलोग्राम धातु थी तो कितनी चांदी मिलाई जानी चाहिए, तो यहाँ से आप इसका रेशियो बनाएंगे, 4 रेशियो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ से कितना आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये रेशियो, यह जाएगा, इसको और छोटा करते हैं 2:3, और ये हो गया 1:1। तो आपको मिलाना किसको है, चांदी को, जबकि बाकी जो मिश्र धातुओं को तो समान रखनी है, समान रखनी है, तो देखिए यहाँ पर 3 यूनिट बाकी धातु है तो 3 यूनिट यहाँ पर होनी चाहिए, ये भी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे, अब देखिए कितना इंक्रीज हुआ उसमें, 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ है। तो टोटल धातु कितनी थी पहले 25 किलोग्राम, तो 5 की वैल्यू कितनी है, टोटल धातु 2 और 3 5 करेंगे आप, 5 की वैल्यू कितनी है 25, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और 1 ही मिला रहा है वो, तो मिलाने की क्या बात कर रहा है, 1 यूनिट मिलाने की बात कर रहा है, तो चांदी भी कितनी किलोग्राम मिलानी पड़ेगी उसको 5 किलोग्राम। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप समझ में आ गया होगा। आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 23, एक्स वाई जेड एक काम को क्रम से 46, 92 और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिन के बाद उनके साथ जुड़ गया, यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद उनके साथ जुड़ा तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया। एक्स जो है वो 46 दिन में कर सकता है, वाई 92 दिन में कर सकता है, और आपका जेड जो है 23 दिन में। आप जानते हैं इनका अगर टोटल वर्क निकालना है तो क्या मान लेते हैं हम, टोटल वर्क को मान लेते हैं इनका एलसीएम, और 46 92 23 का एलसीएम क्या हो जाएगा 92, और 46 दूनी ये 2 बार चला जाएगा, ये 1 बार, और ये चला जाएगा आपका 4 बार। ठीक है, तो यानी ये एफिशिएंसी आ गई एक्स की 2 और वाई की 1 और जेड की 4। अब आपसे बोला गया कि एक्स ने काम शुरू किया, एक्स ने काम स्टार्ट कर दिया, 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया, जो वाई जो है वो उसके 2 दिन के बाद जुड़ा है, तो 2 दिन तक तो काम करा किसने, एक्स ने केवल, तो 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 2 यूनिट से काम करा, 4 यूनिट काम कर लिया होगा। अब 2 दिन के बाद जो है वो वाई भी जुड़ गया, तो जेड आरंभ से 8 दिन के बाद जुड़ता है, तो आरंभ से 8 दिन के बाद यानी एक्स और वाई जो है वो 6 दिन काम करते हैं, तो 6 दिन काम करते हैं तो 2 और 1 3 यूनिट उनकी इफिशियंसी है, 6 दिन काम करते हैं तो 6 की गुणा 3 से 6 18 का, वो 6 दिन में 18 काम कर लेंगे, यानी अब जो है वो तीनों काम करना चालू कर देते हैं, तीनों काम करना चालू कर देते हैं, तो ये 8 ये करेंगे तो 22 यूनिट काम कर चुके हैं 8 दिन से पहले एक्स, कुछ एक्स ने किया और कुछ वाई ने, दोनों मिलके किया, तो अभी वर्क जो बचा है वो 70 यूनिट वर्क करना है। अब तीनों करेंगे, तो तीनों करेंगे तो 4 5 तो 7 हो गया, 7 यूनिट उनकी इफिशियंसी है, 10 दिन में वो तीनों काम उसको कर लेंगे। अब वो तीनों काम 10 दिन में करेंगे तो वो बोला है कि एक्स ने कितने दिनों तक काम किया, देखिए एक्स का तो काम बताना आपको, टोटल कितने दिन तक काम किया, पहले उसने प्रारंभ से 8 दिन तक, जब तक जेड ने जुड़ा था 8 दिन जब काम किया था, 10 दिन अब, तो कितना हो गया 18 दिन हो जाएंगे ना, या बोला जाए तो 2 दिन पहले काम किया, फिर 6 दिन भाई के साथ काम किया, और तीनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, तो कितना हो जाएगा 2 और आपका 6 6 2 8 और 10 18, यानी 18 दिन किसने काम किया, एक्स ने काम किया।
तो आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। एबीसी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने इतने रुपए का निवेश किया, जबकि बी और सी प्रत्येक ने इतने का निवेश किया। और 4 महीने के बाद ए ने इतने रुपए निकाल लिए और 2 महीने के बाद सी ने इतने रुपए निवेश किए। वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ। कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। 29,000 का निवेश किया है आपका ए ने, पर 4 महीने के बाद इतने निकाल लिए, तो 4 महीने तक तो किया उसने 29,000। तो यहाँ पर देखिए हजार हजार आप हटा दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं चलो करके दिखाता हूँ, 1000 में करके दिखाता हूँ। 29 की गुणा आप 4 से करेंगे तो ये 29 4 महीने तक किया उसने। और उसके बाद बी और सी ने कब तक काम किया है, इसके 2 महीने बाद सी ने, अच्छा इसके 2 महीने के बाद, यानी 6 महीने तक बी और सी ने 25,000 लगाए। तो बी ने भी 25,000 लगाए, मैं वीडियो हटा देता हूँ। 25,000 लगाए 6 महीने तक, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल धन आ गया उसका 6 महीने तक। और ऐसे ही सी ने लगाए 25,000, कितने महीने तक, 6 महीने तक। और उसके देखिए 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल दिए, तो कितने बचे, 26,000। 26,000 उसने लगाए हैं 8 महीने तक, पूरा 26,000 लिखता हूँ, 8 महीने तक ए ने लगाए। और सी के उसके बाद 2 महीने बाद सी ने इतने रुपए निवेश किया। तो बी ने तो भाई कंटिन्यू किया था आपके अगले 6 महीने तक भी, यानी पूरे साल भी उसने 25,000 ही लगाया था। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर सीधा आप यहाँ पर 12 से भी कर सकते थे। पर 2 महीने के बाद यानी 6 महीने के बाद उसने सी ने 12,000 रुपए और निवेश किए। तो अब कितना हो गया, 27,000। 25,000 पहले किए थे, अब 12,000 वो कर दिए। ये कितने महीने के रहे, 6 महीने के रहे। तो ये ए की निवेशित धनराशि आ गई और ये बी के लिए आ गई और ये सी की। तो जितनी निवेश आपने किया है उसी के तो अनुपात में बढ़ता है उनका लाभ, निवेश के और राशि और उसके टाइम के। तो निवेश और मैंने टाइम, निवेश और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया है हर एक। तो आप इसको सिंपली आपको ऐड करना, तो आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 में, 4 9 36 का 6, 3 4 दूनी 8 3 11, 116,000 आ जाएंगे यहाँ से। और 8 की इसमें करेंगे आप 26 में, 8 6 48 का 8, यहाँ से लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20, यानी 2,80,000 यहाँ से आ गए। इसको ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 3 0 8 6 14 का 4 और ये 2 3, यानी 3,24,000 रुपये आ गए हैं एक के। और इसके कितना आ गए, 25, इसको 50 सम 6 5 30, यानी 3 लाख इसके आ गए। कितने आ जाएंगे इसके, 3 लाख। तो ये हो गया 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख इसने जमा, इसके बी के हैं, और ये वाला ऐड करेंगे आप 25 का 150, यानी 1,50,000। और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, तो ये हो जाएगा आपका 6 7 42 का 2 4 6 3 12 4 12 4 16। एक क्वेश्चन ऐसे ही होता है इतने ही लंबे समय में। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल एंड में कीजिए अगर आपके पास समय है तो, अदरवाइज नहीं। और आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था, पर आपको समझाने के लिए मैं जीरो लगा रहा हूँ। मैं तो डिजिट में मल्टीप्लाई करता केवल और सीधा आंसर ले लेता। देखिए आप देखेंगे लास्ट में जीरो को कोई महत्व नहीं है, वो कट ही जाएंगे। 6 5 11 का 1 कैरी करेंगे यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 3,12,000। तो अब देखिए इनका जिस रेशियो में इनकी आय थी उस रेशियो में इनका आय और उसका समय का जो मल्टीप्लाई था उसी रेशियो में धन बटेगा। देखिए 3 जीरो से ये क्या हो जाएगा, रेशियो बनाओगे 3 जीरो खत्म। कुछ हो रहा है इनका, 1000 का कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद बचा 300 324 300 और 312, इसको और छोटा कर लीजिए रेशियो बनाने के लिए। 2 के 9 2 6 12 2 3 4, यहाँ से करेंगे तो इसे 4 से करते हैं सीधा, ये हो जाएगा 4 से 4 8 32 और 4 का ना 4, ये हो जाएगा 81। और यहाँ पर करेंगे तो 4 7 28 4 5 20 75, और यहाँ से करेंगे तो 4 4 16 और 4 4 7 28 4 8 32, हो गया 78 75 81। इतना रेशियो आ गया। अब वो किसका पूछा है, सी का लाभ पूछा है, कितना होगा, तो इनको सबको सम करें और उसके बराबर कर दीजिए। सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 8 14 का 4 कैरी करेंगे 1, 8 16 7 23, 234 जो है वो बराबर है कितने के, 33,200, 33,200 का लाभ हुआ है। तो आपको सी की वैल्यू बतानी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आप 33,200 अपॉन 234, और सी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू कितनी है, 78 की वैल्यू आपको चाहिए। तो आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से अच्छा है कि मैं सीधा यहाँ पर क्या लगाऊँ, डिजिटल सम। तो 3 3 6
और नीचे देखता हूँ 3 तो नहीं है, 4 3 7 2 9, देखिए नीचे 3 9 आ गया, तो डिजिटल सम नहीं लगता, यानी 3 या 9 नीचे आ जाए डिजिटल सम तो नहीं लगेगा। अगर अदर आता है तो मैं लगाना सिखा दूंगा आपको, या मैंने किसी न किसी वीडियो में बताया भी है। तो अब इसको आप सीधा 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग, देखिए ये तो नहीं हो पाएगा, तो फिर ये भी नहीं हो रहा है, हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया, या तो 4 3 7 2 9, इसको जोड़ेंगे आप, 5 और 6 8 6 14 का 4, ऐसे लगा 1, 8 7 15 5 23, ये सही आया है। हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर लिया है, बाकी तो सब मैंने सेम प्रोसेस किया है। इसको आप भाग करेंगे तो देखिए ये भाग नहीं होगा, सही पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, जबकि आंसर आ रहा है आपका पूरा पूरा पूरा। कोई सा ऑप्शन होगा, ये होगा 12,400। तो कहीं ना कहीं हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है, तो आप इसको सही कीजिए। आप चेक कर सकते हैं कहाँ पर मिस्टेक है, बाकी आप ऐसे कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र O टी वृत्त के बाहर बिंदु स्थित एक बिंदु है, जो व्यास है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है। टी एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है, और टी ए वृत्त पर स्पर्श रेखा है, टी ए क्या है, एक स्पर्श रेखा, और ओ टी 26 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या है। देखिए अब मैं व्यास का त्रिज्या बना दिया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10, और ओ से टी, ये ओ है, ओ से टी कितना है 26 है, और अभी आपको बताना टी ए की लंबाई कितनी है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री होता है टेंजेंट के बीच में। टेंजेंट पर जब आप यहाँ से सेंटर से लाइन जाती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको बताना ये 10 26 ये कितना हो जाएगा 24, 5 12 13 इंटरप्रेट होती है, तो ये 24 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 24। आई होप आपको पूरा वीडियो आपने देखा होगा और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड सब्सक्राइब कराइए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, या फ्रेंड के फोन में भी, ताकि वो भी लोग यहाँ से सीखें और मैं भी थोड़ा ग्रो कर सकूं, और आपकी मदद करने के लिए मेरे को मोटिवेशन मिले। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।